CO2 लेके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस या रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और डार्क रिएक्शन जिसके लिए लाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। तो लाइट रिएक्शन या इसी को बोलते हैं हिल्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होता है। फोस्फोराइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन को CO2 फिक्सेशन रिएक्शन या CO2 रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन को हम 3 सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों की प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन होता है और NADP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ATP व NADPH एक एसिमिलेशन पावर है जो लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन पावर। इन एसिमिलेशन पावर का यूज करके डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है और CO2 का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज मोलिक्यूल C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रिएक्शन जो कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, जिसको ग्रेनल रिएक्शन भी कहते हैं, ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। और लाइट रिएक्शन में ATP व NADPH का निर्माण होता है, और वही ATP व NADPH एसिमिलेशन पावर कहलाता है। और एसिमिलेशन पावर का यूज करके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, और यहाँ पर CO2 का रिडक्शन या फिक्सेशन एसिमिलेशन होता है, और CO2 कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो ये पूरी प्रोसेस या पूरी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट है, ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन जो लाइट इंडिपेंडेंट है, जो स्ट्रोमा में होती है। इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। C3 साइकिल जिसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं, C4 साइकिल H सेलेक्ट पाथवे, कैम साइकिल, C2 साइकिल एंड इसको फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम डार्क रिएक्शन के C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल या C2 साइकिल के बारे में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी प्रोसेस के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के दौरान ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के रूप में प्लांट की जो लीफ है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं, और पिगमेंट्स फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसके बाद उसका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन या लाइट फॉर्मेशन ऑफ ATP अकर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज होते हैं, P680 से रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद वापस वहीं नहीं पहुँच पाते हैं, एक साइक्लिक फ्लो नहीं होता है, तभी इस पाथवे को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
इस पूरी प्रोसेस को हम देखें तो इसमें PS सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड एंड PS फर्स्ट दोनों फोटो सिस्टम ये पार्टिसिपेट करते हैं। PS सेकंड एनवायरनमेंट से लाइट या फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। PS सेकंड ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं, जिसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A होता है P680। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ SS3 पिगमेंट्स होते हैं, जिसको क्लोरोफिल A, B, डिफरेंट टाइप अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सभी एनवायरनमेंट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके P680 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर उनको रिसीव या एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब एनर्जी को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर P680 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो वापस ग्राउंड स्टेट में न आकर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको रिसीव कर लेता है और उसके बाद इनका नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन P680 के पास वापस नहीं आते। तो P680 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और P680 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पूरी कोशिश करता है। तो इसके कारण P680 के जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस होता है और वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को P680 रिसीव करके जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसको फुलफिल किया जाता है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H+ भी रिलीज होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है। यहाँ पर P680 की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वाटर का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर एक कोफैक्टर होता है Mn की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होता है और कुछ एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन P680 के पास पहुँचते हैं और इलेक्ट्रॉन P680 के पास पहुँचते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है और H+ आयन थाइलेकोड की ल्यूमेन में स्टोर होते रहते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंचता है। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन जो थाइलेकोड की ट्रांस जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचते हैं। प्लास्टोसाइनिन PS सेकंड व PS फर्स्ट के बीच का कनेक्टिव आयोजिक कड़ी है और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर या PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 के पास पहुँचता है। P700 एंड PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 है, PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680 है। इनका सेकंड और फर्स्ट नाम इनकी डिस्कवरीज के बेस पे है। इनका डिस्कवरी पहले हुआ था तो PS फर्स्ट नाम दे दिया, इसका डिस्कवरी बाद में हुआ तो PS सेकंड नाम दे दिया। और P700 ये लाइट, विजिबल लाइट को 700 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका P700 और ये 680 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P680 इसका रिएक्शन सेंटर है। उसके बाद रिएक्शन PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और एनवायरनमेंट से लाइट को एब्जॉर्ब करके इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और उनके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन के पास ले जाते हैं। फेरेडोक्सिन भी एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP प्लस से NADPH का निर्माण करता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति और फॉर्मेशन ऑफ NADPH ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर या एसिमिलेशन पावर। एसिमिलेशन पावर NADPH बनता है। एसिमिलेशन पावर या रिड्यूसिंग पावर, ये जो डार्क रिएक्शन होगी, जो CO2 का रिडक्शन होगा, वहाँ पर PGA मोलिक्यूल जो बनता है उनका रिडक्शन करके PGA को PGAL में कन्वर्ट करता है और इसलिए इसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं NADPH। तो ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। जो इलेक्ट्रॉन P680 से रिलीज हुए वो एक जेड स्कीम पाथवे, जेड शेप पाथवे के तहत एंड नॉन साइक्लिक फ्लो करके वापस अपने जहाँ से ओरिजिन हुए थे, जहाँ से रिलीज होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फ्लो बोलते हैं। और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन भी होता है और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट या H2O के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो मोस्टली नॉर्मल कंडीशन में प्लांट की हर सेल के अंदर, हर प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन भी होता है और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट एक बाई मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनम आपस में मिलके स्टेक लाइक स्ट्रक्चर ग्रेना बनाते हैं। और एक ग्रेना को हम देखें, इसको थाइलेकोइड कहते हैं। एक ग्रेना को थाइलेकोइड की ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है और ये एक थाइलेकोइड है। ये एक थाइलेकोइड है और उसके चारों ओर ये स्ट्रोमा है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये स्ट्रोमा है। तो इस जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इसमें PS सेकंड, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, PS फर्स्ट, FNR और NADP, ये पूरा प्रोसेस जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था, ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे H2O का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस होता है। यहाँ पर H+ आयन रिलीज होते हैं जो थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H+ आयन रिलीज होते हैं। और इसके अलावा प्लास्टोक्यूनोन भी PQH2 साइकिल चलाता है। प्लास्टोक्यूनोन जो बाहर का स्ट्रोमा है यहाँ से H+ लेके और उन H+ आयन को थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। उसके कारण थाइलेकोइड की ल्यूमेन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू बाहर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की तुलना में। तो उसके कारण एक केमोओस्मोटिक थ्योरी दिया, केमोओस्मोसिस थ्योरी। उसके कारण क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है? तो मूव यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। उसके केमोओस्मोसिस थ्योरी के तहत क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण अब इनका डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट होगा। इसके अलावा एक थाइलेकोइड की ट्रांस मेम्ब्रेन में ATP सिंथेज
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एटीपी सिंथेसिस होता है, वहाँ भी एटीपी सिंथेज होता है, यहाँ भी एटीपी सिंथेज होता है। और H+ आयन की कंसंट्रेशन थाइलेकोइड की ल्यूमेन में ज़्यादा होने के कारण H+ आयन का मूवमेंट यहाँ से स्ट्रोमा की तरफ होता है। उसके कारण क्या है, एटीपी सिंथेज का जो रोटेटर है